हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी के लगभग 30 प्रश्न यहाँ पे लगाएंगे जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इसको डिटेल करते हुए चलूँगा ताकि इससे संबंधित कोई और प्रश्न आए तो आपसे बनाने में आसानी हो। इसके अलावा मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए लगभग 11 प्रश्न सेट डाले हुए हैं। वहाँ से आप उसको जाके डाउनलोड कर लीजिए और उसको रट के चले जाइए ताकि आगामी एग्ज़ाम में आपसे लगभग 40 से 45 प्रश्न आसानी से बन सके। तो देखते हैं हमारा हिंदी का पहला प्रश्न क्या बोलता है। पहले प्रश्न में आ जाते हैं। पहला प्रश्न बोलता है अग्नि शब्द का तद्भव क्या होगा। तो देखिए, तत्सम और तद्भव को आप पहले जान लीजिए। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से संबंधित हो और तद्भव वे शब्द होते हैं जो उस संस्कृत शब्द का हिंदी रूपांतरण हो। ठीक, तो अग्नि जो है संस्कृत शब्द है और उसका तद्भव यानी हिंदी रूपांतरण क्या होगा, आग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी अग्नि का हिंदी रूपांतरण आग होगा। उसके अलावा बाकी हम देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है बड़वाग्नि। तो देखिए, बड़वाग्नि जो है समुद्र में लगी हुई आग को हम बड़वाग्नि कहते हैं। दावानल हम किसे कहते हैं, दावानल जो है जंगलों में लगी हुई आग को कहते हैं। और जठराग्नि किसे कहते हैं, जो पेट में लगी हुई आग होती है उसे हम जठराग्नि यानी भूख को कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मछली के समान आँख वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो समान सी बात है, मीनाक्षी होगा, मीन के समान आँख वाली। ठीक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके अलावा देखिए, मयूराक्षी यानी मोर के समान आँख वाली, मृगनयनी यानी मृग के समान नयन वाली। इसके अलावा अगला प्रश्न देख लेते हैं। वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो देखिए, वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं, बंजर भूमि। तो देखिए, उपजाऊ नहीं हो सकता, उपयोगी ये भी नहीं हो सकता है, उन्नत ये भी नहीं हो सकता। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बच जाता है, उसर। उसर यानी बंजर भूमि होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। 34 नंबर प्रश्न बोला है प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद चुनिए। तो प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद है प्रति धन एक। ठीक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसमें किस प्रकार की संधि है, तो यण स्वर संधि है। अगला प्रश्न देखिए। सूर्योदय में किस प्रकार की संधि पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, गुण स्वर संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं। चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो सामान्य सी बात है, जैसे आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो एक बार में समझ जाएंगे, प्रलोभन देना ही चारा फेंकने मुहावरे का सही अर्थ है। अगला प्रश्न देखिए। वे सज्जन पुरुष कौन है, वाक्य में अनावश्यक शब्द क्या है। तो देखिए, वे सज्जन कौन है, इतने में ही सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। पुरुष की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, तो हम अनावश्यक शब्द क्या लेंगे, ऑप्शन नंबर बी, यानी पुरुष की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, यहाँ पर 3 प्रश्न निर्देश के आधार पर दिए हुए हैं। तो 38 नंबर प्रश्न के लिए निर्देश दिया हुआ है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई है जिसमें सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, यानी यहाँ पर क्या करेक्ट लिखा हुआ है उसे हमको देखना है। तो देखिए, यहाँ पर अनुच्छेद से संबंधित है। अब यहाँ पर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगर आपने कभी अनुच्छेद लिखा होगा या अनुच्छेद से संबंधित अगर आपने कहीं पढ़ा होगा तो ऑप्शन नंबर सी को आप आसानी से करेक्ट ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। 29 नंबर प्रश्न के लिए निर्देश दिया है। नीचे दिए गए वर्ग में यानी तत्सम शब्द कौन सा है। मैंने पहले ही बताया, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन ए बोला है चांद, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी चंदर, ऑप्शन डी चंद। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, चंद्रमा जो है संस्कृत शब्द है यहाँ पर। अगला देखिए क्या बोला है। 40 और 41 प्रश्न के लिए निर्देश दिया हुआ है। जो ऑप्शन दिया उसमें उपयुक्त में समास पूछा है, क्या समास दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न में बोला है दशानन में कौन सा समास है। तो देखिए, दशानन में बहुब्रीहि समास है। अगर आपने कभी समास पढ़ा होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। दशानन में बहुब्रीहि समास होता है, यानी जिसमें दोनों पद प्रधान ना होकर के किसी और पद की ओर इशारा करते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। रोग पीड़ित में कौन सा समास है बोला है। तो रोग पीड़ित में तत्पुरुष समास है। देखिए, जब नॉर्मली इसका समास विग्रह हम करेंगे रोग से पीड़ित, तो इस प्रकार के ऐसे कारक हैं जैसे कि रोग से पीड़ित आ गया ना, तो जहाँ पर से, में, के द्वारा इस टाइप से होते हैं ना, तो उसमें हम कारक शब्द बोलते हैं इसे, और इससे रिलेटेड हम किसका करते हैं, तत्पुरुष समास का। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से पा वर्ग का व्यंजन नहीं है बोला है। तो अगर आपको का, खा, गा, घा, अंगा, च, छ, जा, झा, या इस प्रकार से आता होगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये चार्ट को आप याद करके रख लीजिए, इसी से ही आता है। तो देखिए, प वर्ग का बोला है तो क्या होता है, प में प, फ, ब, भ, इस प्रकार से आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि प, फ, ब, ये दरअसल बा है, वा नहीं है। ठीक है, और माँ, यानी यहाँ पर या जो है
प वर्ग का नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस प्रकार के प्रश्न आजकल नए ट्रेंड में हैं, तो ये जो चार्ट है उसको आपको याद रखना ज़रूरी है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मक्खन का पर्यायवाची नहीं है? तो अब देखते हैं। देखिए मक्खन का पर्यायवाची बोला है, तो मक्खन का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर नवनीत, ऑप्शन नंबर सी जो है पर्यायवाची मक्खन का है, बाकी सब जो है मक्खन के पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, ये परिनीत, अवनीत जो है, ये इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर आप लगाएंगे नवनीत, यानी नया बना हुआ, उसको हम बोलेंगे नवनीत यानी मक्खन। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? तो देखिए अर्धविराम जो चिन्ह है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि विशेषण शब्द कौन सा इनमें से नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? देखिए स्त्रीलिंग या पुल्लिंग पहचानने का सबसे बेहतर तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जब आप किसी भी शब्द का अपने वाक्यों में प्रयोग करेंगे, तो जब उसका स्त्रीलिंग टाइप का प्रयोग होता है तो उसको हम स्त्रीलिंग की कैटेगरी में डालते हैं, और अगर उसका उपयोग जब पुल्लिंग टाइप होगा, जैसे कि अब देख लेंगे सूर्य उगता है, कभी आपने सुना है कि सूर्य उगती है, इस प्रकार के शब्द आप अपने सेंटेंस में उपयोग करके आसानी से पहचान पाएंगे कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है। तो 46 नंबर शब्द को आप अपने उपयोग में लाइए, ऑप्शन को हर को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए, और इसका भी मुझे करेक्ट आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन सा इनमें से स्त्रीलिंग है। ठीक, ये चीज़ काम मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ ताकि आपको ये आसानी से समझ में आए, ताकि आपको प्रैक्टिकल भी समझ में आएगा, और जो भी इसका करेक्ट आंसर देगा मैं उसका पिन कमेंट में कर दूंगा ताकि आप सभी को आसानी हो। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है गद्यांश से रिलेटेड है, तो गद्यांश वाले प्रश्न को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। इसके आगे का प्रश्न हम देख लेते हैं। तो देखिए सीधा हम 51 नंबर प्रश्न में आ जाते हैं। 51 नंबर प्रश्न क्या बोला है? हिंदी भाषा में रूढ़िगत शिक्षण विधि में, यानी इसके आगे का क्या करना है उसको देखना है। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ने के आधार पर हम इसका आंसर लगा सकते हैं। शिक्षक की भूमिका प्रमुख और छात्रों की भूमिका गौण बन जाती है। तो देखिए ये रूढ़िगत विधि में यही आएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। शिक्षण की भूमिका प्रमुख रहती है और विद्यार्थी की भूमिका जो है गौण हो जाती है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी शिक्षण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति छोटे बालकों के लिए उपयोगी है? तो देखिए छोटे बालकों के लिए कौन सी उपयोगी होगी? किंडरगार्टन। अक्सर आपने देखा होगा केजी स्कूल सुना होगा, तो केजी स्कूल का अर्थ होता है किंडरगार्टन। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। पाकिट मार शब्द में समास है, तो देखिए पाकिट मार शब्द में तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप ये मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या होती है। यहाँ पर आपको रिवीजन भी हो जाएगा और इस बहाने से याद भी रह जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। कोप शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो देखिए कोप शब्द का बहुत सारा पर्यायवाची होता है, जैसे कि रोप, प्रतिघात, अमर्ष, गुस्सा, क्रोध, कोह, ये सारी चीज़ें क्या है? कोप का पर्यायवाची। तो यहाँ पर अमर्ष दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी, तो अमर्ष कोप शब्द का पर्यायवाची होगा। अगला प्रश्न देखिए। मैं खाना खा चुका हूँ तब वह आया, इस वाक्य में क्या है? तो देखिए दो जो वाक्य आपस में मिले हुए हैं, मैं खाना खा लिया और कोई आया है, तो ये मिश्र वाक्य बनेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है बोला है, तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है, इस प्रकार से द्वंद्व लिखा जाता है। ठीक, अगले देखते हैं। कौन सा व्यंजन ता वर्ग का नहीं है? देखिए मैंने पहले शुरू में जो चार्ट दिखाया था उससे रिलेटेड ये प्रश्न आ ही गया, तो आपको देखना है कि उस चार्ट में किस प्रकार से, नॉर्मली जब आपने पढ़ा होगा क ख ग घ अंगा, तो ये का वर्ग के हो गए, चा छा जा झा इया, ये चा वर्ग के हो गए। उसी प्रकार से सारे व्यंजन को जो आप पढ़ते हैं तो अलग अलग वर्ग के होते हैं, क ख, इस प्रकार से पढ़ने में आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर ता वर्ग का कौन सा बोल, देखिए ता, थ, द यहाँ आ गया, न, प, देखिए धा भी है, तो ये जो बच गया माँ अगले वर्ग का है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ये आपको पढ़ने आना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक न एक प्रश्न आता ही है एग्जाम में। अगला देखिए। भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। ठीक, स्वर और स्वर के मिलने से क्या बनता है? संयुक्त स्वर। अब आप बोलेंगे कहीं संधि तो नहीं बोल देंगे? देखिए संधि जो है दो वर्णों के मेल से बनता है, दो वर्ण का आपस में मेल होता है तो उसको हम लोग संधि कहते हैं। दो पदों का आपस में मेल होता है उसको समास कहते हैं। इस प्रकार से आप याद रखेंगे, पद के मेल को हम क्या बोलते हैं? समास, और दो वर्णों के मेल को संधि, और दो विभिन्न स्वरों के मेल को कहते हैं संयुक्त स्वर, जैसे कि आ और आ मिलके बड़े आ बनाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए।
भगवत गीता भगवत भक्ति में संधि है, तो भगवत भक्ति में कौन सा संधि होगा? याद रखिए, भगवत धन भक्ति, यानी ता और भा आपस में मिल रहे हैं तो व्यंजन संधि होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब देखिए, इस प्रकार के प्रश्न आपको लगाना इसलिए ज़रूरी हो जाते हैं क्योंकि आगामी एग्जाम में आपको आसानी हो। और इस प्रकार के वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। और आपकी इच्छा है, आप चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड पीस आउट।